व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशागर एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसा जा रहा है आप सबका दिन? नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसा कैसा जा रहा है सबका दिन। एंड आई होप सबका दिन अच्छा जा रहा हो। अगर किसी का दिन बुरा भी जा रहा है, दिन बुरा जाने का रीजन हम सबको पता है, मैं इसको बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी का दिन बुरा भी जा रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं होप करता हूँ बिल्कुल दिल के अंदर से कि आपका दिन अच्छा जाए और आप अपना दिन एक पॉजिटिव नोट पे ही खत्म करो। सो आज की क्लास में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है हमारा चैप्टर 3 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और जितने भी नए हैं या जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, यार वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड लास्ट रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो डिमांड के चैप्टर में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमें यह समझना पड़ेगा कि डिमांड का मतलब क्या होता है। अब कंज्यूमर्स जो भी डिमांड करते हैं, किसी भी गुड की अगर वो डिमांड करते हैं तो उनका मेन जो फोकस होता है कि वो गुड हमारे नीड्स को सेटिस्फाई या डिजायर्स को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन हर वो चीज जो हमें चाहिए होती है उसे हम डिमांड नहीं कह सकते। अब हमें डिमांड को समझने से पहले दो और कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि डिजायर क्या होती है हमारी एंड वांट क्या होती है। डिजायर सिंपली एक विश है जो कि किसी कमोडिटी को लेके मेरे मन में आती है। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने बैठे बैठे सोचा या मेरी एक डिजायर आई कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए, तो ये मेरी डिजायर है जो कि जस्ट ऐसे ही मैंने विश कर दी बिना कुछ सोचे समझे। सेकंड आता है हमारा वांट। अब वांट वो डिजायर का या वांट हमारा डिजायर का वो पार्ट होता है जिसमें कि मैं एबल हूं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि अचानक मैंने कोई लॉटरी जीती एंड मेरे पास 50 लाख रुपीस आ गए, तो अब मैं गाड़ी खरीद सकता हूं। लेकिन अब डिमांड को समझने के लिए हमें दो कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डिमांड का हमेशा रेफरेंस प्राइस के साथ होगा। जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो हम प्राइस को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। तो जैसे जैसे प्राइजेस में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे ही हमारे डिमांड में ही चेंजेस आएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिमांड मीनिंगलेस हो जाती है मेरी बिना प्राइस के। अगर मैं उसको प्राइस के बिना स्टडी करूंगा तो डिमांड को हम स्टडी नहीं कर सकते। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कि डिमांड हमेशा एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि इस पीरियड ऑफ टाइम में हमारी कितनी डिमांड है। डिमांड का रेफरेंस हमारा टाइम के साथ भी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन टाइम के चेंज की वजह से हमारी डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं। एग्जाम्पल हो सकता है इसका कि जैसे जो अम्ब्रेलाज होते हैं, अब अम्ब्रेलाज मेनली हमारे रेनी सीजन में ही बिकते हैं, लेकिन उसके बाद अम्ब्रेला की प्राइस में कोई इतना डिफरेंस नहीं आता। अगर मैं रेनी सीजन के बाद भी जाके अम्ब्रेला खरीदूं तब भी मेरे को एक अम्ब्रेला अगर 200 रुपीज का है तो 200 का ही पड़ेगा, लेकिन उसकी डिमांड कम हो जाएगी। कम लोग ही खरीदेंगे अब अम्ब्रेला को जाके, क्योंकि अब वो सीजन चला जा चुका है जहां पे कि मेरे को उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो अब इस पूरी चीज को सम अप करते हुए हम कह सकते हैं कि डिमांड जो होती है, अब हमारे डिमांड की जो डेफिनेशन है वो बन जाती है। डिमांड रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज एबल and willing to buy at a given price and at a given point of time। किसी भी एक point of time में किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस को लेके जब कंज्यूमर एबल भी है एंड विलिंग भी है, दोनों चीजें एक साथ, तब वो किसी एक क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है तो उसे हम डिमांड कहते हैं। अब जो चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं हमारे डिमांड के, वो आता है हमारा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, फिर आता है टाइम, फिर आता है प्राइस, एंड फोर्थ है हमारा विलिंगनेस टू बाय। अब डिमांड के डेफिनेशन के बेसिस पे हमारी दो टाइप्स की डिमांड होती है। पहली आती है मेरी इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड आती है मेरी मार्केट डिमांड। अब हमारे इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन होती है, इट रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a single consumer is willing and able to buy at a given price and at a given point of time। ये हमारी इंडिविजुअल डिमांड होती है। एंड मार्केट डिमांड की डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which all the consumers are able and willing to buy at a given price and at a given point of time। अब कुछ फैक्टर्स भी होते हैं हमारे जो कि इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं कि डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो हम जिस भी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे राइस की अगर मैं डिमांड कर रहा हूं, तो उस राइस की जो प्राइस है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी उस डिमांड के फैक्टर को देखने के लिए।
क्योंकि डिमांड एंड प्राइस के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप चलता है कि अगर मेरी प्राइस बढ़ेगी तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, एंड अगर मेरी प्राइस कम हो जाएगी तो मेरी डिमांड बढ़ेगी। तो सेम अगर इसको मैं एग्जांपल देखता हूं अपने राइस में, अगर मेरी राइस की प्राइस बढ़ जाती है तो मैं उस राइस को कम डिमांड करना शुरू कर दूंगा, एंड अगर मेरी राइस की जो प्राइस है वो मेरी कम हो जाती है तो अब मैं राइस की डिमांड को बढ़ा दूंगा। सेकेंड फैक्टर है मेरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को लेके हमारे दो टाइप के गुड्स आते हैं। सबसे पहला है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकेंड आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम दोनों को इंडिविजुअली समझते हैं। सबसे पहला जो है हमारा सप्लीमेंट्री गुड्स। अब सप्लीमेंट्री गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिन गुड्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किसी और गुड्स से अपनी पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका टी एंड कॉफी। अब इसमें जो डिमांड है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में चलती है कि अगर मेरी टी की प्राइस बढ़ेगी तो मेरी कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, एंड अगर मेरी टी की प्राइस कम हो जाएगी तो मेरी कॉफी की डिमांड भी कम हो जाएगी। अब सेकेंड है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारी वो गुड्स होती हैं जो कि एक एडिशनल बेनिफिट हमें ऐड करती है कि जिससे हम अपनी पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई कर सके अच्छी तरह से। इसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल है टी एंड शुगर का। अगर मेरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो जो मेरी डिमांड है पर्टिकुलर गुड की वो कम हो जाएगी। अगर इसको मैं एग्जांपल से देखिए, अगर मेरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कि शुगर, उसकी अगर प्राइस बढ़ जाती है तो जो मेरी टी, जो मेरी गिवन कमोडिटी है उस जो कि है टी, उसकी मेरी डिमांड कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केसेस में हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक इनवर्स रिलेशनशिप है। फिर थर्ड आता है मेरा इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम का भी बहुत अच्छा एक इफेक्ट होता है हमारा डिमांड ऑफ कमोडिटी के ऊपर। तो चेंज इन डिमांड की वजह से हम दो कंसेप्ट की कंसिडरेशन को हमेशा रखते हैं अपने दिमाग में। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा नॉर्मल गुड, एंड सेकंड है हमारा इंफीरियर गुड। अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी नॉर्मल गुड्स को लेके, एंड अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी इंफीरियर गुड्स को लेके। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल में हम लेते हैं जो कमोडिटी है वो है मिल्क। अब अगर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाती है तो अब वो प्रीमियम क्वालिटी ऑफ मिल्क ज्यादा यूज करेगा, जैसे हम कह सकते हैं फुल क्रीम मिल्क वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम में कमी आ जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो अब वो डबल टोन या फिर टोन मिल्क पे खुद को शिफ्ट कर देगा। अब वो इंफीरियर गुड्स की कमोडिटी या इंफीरियर कमोडिटीज को या इंफीरियर गुड्स को वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी इंफीरियर कमोडिटी की। लेकिन यहां पे एक फैक्ट है कि कोई भी गुड इंफीरियर या नॉर्मल नहीं होता, वो बस एक इंडिविजुअल या एक कंज्यूमर के इनकम पर्सपेक्टिव पे ही डिपेंड करता है। सारे गुड्स इक्वल हैं तो किसी भी गुड को हम इंफीरियर ऐसे नहीं कह सकते, सिर्फ वो किसी इंडिविजुअल की इनकम के बेसिस पे ही वो उस इंडिविजुअल के लिए होता है। फिर फोर्थ फैक्टर है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब हर एक कंज्यूमर के, हर एक इंडिविजुअल के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अब ये भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालता है हमारे डिमांड के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आते हैं हमारे फैशंस, कस्टम्स, ये सब चीजें ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। अगर किसी भी चीज का फैशन या फिर ट्रेंड अभी भी चल रहा है तो उसकी डिमांड हाई रहेगी हमेशा। लेकिन अगर कोई भी कमोडिटी है जिसकी ट्रेंड जा चुकी है, अब इसका फैशन अब नहीं रहा या बहुत ही कम है, तो उसकी डिमांड भी ग्रेजुअली कम होती रहेगी मेरी हमेशा। अब हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है फैक्टर का वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। कि फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्टेशन आ रही है कि भाई प्राइस अब बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। तो अब इसको देख के हम समझते हैं। तो इस केस में अगर मेरी फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो मेरी प्रेजेंट में डिमांड बढ़ जाएगी किसी भी कमोडिटी की। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं अनियंस का एग्जाम्पल लेते हैं कि मार्केट में सुनने में आ रहा है कि अनियंस की प्राइस अब बढ़ने वाली है नेक्स्ट वीक से ही, वो भी प्राइस डबल हो जाएगी। तो मैं एट प्रेजेंट अपनी डिमांड को बढ़ा दूंगा, मैं डिमांड अपनी डबल कर दूंगा। और अगर हम केस देखते हैं दूसरा कि एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है, सेम अनियन के केसेस में ही कि वो हाफ हो जाएगी प्राइस, तो मैं प्रेजेंट में ही अपनी डिमांड को कम कर दूंगा कि अभी मैं कम खरीदूंगा, लेकिन जब फ्यूचर में जब दाम कम होगा तब मैं अपनी डिमांड को बढ़ा सकता हूं। अब हमें एक और कंसेप्ट के या एक और डिफरेंस को प्रॉपरली पहले ही समझ लेना चाहिए कि क्योंकि बाद में वो प्रॉब्लम दे सकता है। अब ये है कि डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। तो सबसे पहला है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब जब भी किसी भी कमोडिटी की
जो डिमांड है वो चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, उसकी खुद की प्राइस की वजह से अगर उसकी डिमांड चेंज हो रही है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, कमोडिटी हमारी टी। अब टी की डिमांड चेंज हुई बिकॉज कि उसकी प्राइस में कुछ चेंजेस आए, चाहे वो इंक्रीज हुई तो क्या इफेक्ट होगा, डिक्रीज हुई तो क्या इफेक्ट होगा, वो अलग बात है। तो अगर उसकी खुद की प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में चेंज आए तो उसे हम कहते हैं कि टी की जो डिमांड है वो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है, फिर टी में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हुआ है। अब सेकंड कंसेप्ट था हमारा चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी में जब डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स या फिर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। एग्जांपल सेम वही कमोडिटी टी का लेते हैं। अगर टी की डिमांड में कोई भी चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी या फिर चेंज इन लेवल ऑफ इनकम या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में अगर चेंज आ रहा है, तो इन सब चेंजेस की वजह से अगर कुछ भी डिमांड में चेंज होता है हमारी गिवन कमोडिटी का, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। अब जो प्रीवियस फैक्टर्स थे हमारे चेंज इन डिमांड के या चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड के, अब उसमें कुछ और भी चीजें ऐड हो जाएंगी, तब वो बन जाएगा मार्केट डिमांड या चेंज इन मार्केट डिमांड। तो चेंज इन मार्केट डिमांड में सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब जो मार्केट डिमांड है हमारी किसी भी कमोडिटी की, वो उस मार्केट के साइज के हिसाब से भी डिपेंड करता है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी मार्केट में तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी किसी भी कमोडिटी को लेके। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। अब इसी में एक पॉइंट था कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन की कंपोजिशन कैसे करी हुई है। अगर पॉपुलेशन में ज्यादातर, क्योंकि जो कंपोजिशन होता है उसको हम करते हैं एज अ बेसिस ऑफ मेल, फीमेल, चिल्ड्रंस, ओल्ड पीपल, अगर तो इसके हिसाब से भी मेरी डिमांड को बहुत ज्यादा चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फीमेल्स की है या वुमेन की है, तो वहां पे फीमेल से रिलेटेड आर्टिकल्स ज्यादा बिकेंगे एज कंपेयर टू किसी और कंपोजिशन के। सेकंड मेरा मार्केट डिमांड का फैक्टर है वो है सीजन एंड वेदर। अब सीजन्स पे एंड वेदर पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारा कि डिमांड में क्या चेंजेस होंगे। अगर किसी एक मार्केट में जो वेदर है वो बहुत ही ठंडा वेदर चल रहा है तो वहां पे वुलन क्लोथ ज्यादा बिकेंगे। लेकिन अगर ऐसा एक सीजन या फिर ऐसी एक जगह है जहां का जो वेदर है वो समर है तो वहां पे लाइट क्लोथ्स या फिर समर के क्लोथ्स ज्यादा बिकेंगे। एंड थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सब इंडिविजुअल्स के बीच में वो कैसा हुआ है। अब हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का नहीं होता, हर जगह एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चलता है हमारा। तो जहां पे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है या फिर बहुत कम लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा इनकम है, तो वहां पे हमारी मेनली जो भी चीजें वो डिमांड करेंगे वो थोड़ी हाई प्राइस वाली होंगी। लेकिन जिस एरिया में ज्यादा लोगों के बीच में कम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो वहां पे मेरी चीप क्वालिटी की प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे या उनकी डिमांड ज्यादा होगी। अब जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है कि डिमांड फंक्शंस। कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन होता है हमारा कि इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। अब डिमांड फंक्शन भी हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड सेकंड है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। अब कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को। अब इसको हम एक्सप्रेस करते हैं dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स कॉमा पी आर कॉमा वाई कॉमा टी कॉमा एफ। यहाँ पे dx है हमारा डिमांड ऑफ कमोडिटी x, px है f है हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप, px है मेरा प्राइस ऑफ कमोडिटी x, pr है मेरा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, y है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, T है मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड F है मेरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज। फिर सेकंड डिमांड फंक्शन है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन रेफर्स टू अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। तो इसको भी हम एक्सप्रेस करते हैं dx इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में px pr y t f फिर po s एंड d। तो यहाँ पे हमारा dx होता है मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी x, px है मेरा प्राइस ऑफ कमोडिटी x, pr है मेरा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, y है मेरा इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, t है मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, f है मेरा फ्यूचर प्राइस चेंज या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज, फिर p हो है मेरा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, फिर s है मेरा सीजन्स एंड वेदर एंड d है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ quantity demanded of a particular commodity at different price levels and at a given point of time। अब डिमांड शेड्यूल भी हमारी दो टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड है मेरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। पहला है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर और अ सिंगल इंडिविजुअल एट वेरियस प्राइस लेवल एंड ड्यूरिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो हम इस शेड्यूल में देख ही पा रहे हैं कि जो हमारी प्राइस है वो मेरी पहले 5 थी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 एंड जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड थी कमोडिटी एक्स की वो मेरी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये शेड्यूल मेरा दिखाता है किसी इंडिविजुअल की कैसी डिमांड की उसकी कैपेसिटी है, फिर वो कैसे डिमांड कर रहा है। इस शेड्यूल को देख के मुझे प्रॉपरली समझ आ रहा है कि जो मेरी डिमांड है वो मेरी हर पॉइंट पे 1 यूनिट में बढ़ रही है एंड जो मेरी प्राइस है वो मेरी हर पॉइंट पे हर एक यूनिट से कम हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है मेरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। A market demand schedule refers to a tabular representation of demand of all the consumers in a market during various price levels and at a point of time। अब जैसे इस शेड्यूल में हम देख सकते हैं कि जो प्राइस है हमारी वो सेम 5, 4, 3, 2, 1 है। अब यहाँ पे मेरी इंडिविजुअल डिमांड है दो अलग अलग, हाउस होल्ड ए की और हाउस होल्ड बी की। हाउस होल्ड ए की मेरी डिमांड है पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन हाउस होल्ड जो मेरा बी है उसकी मेरी पहले यूनिट पे डिमांड है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब अगर मुझे मार्केट डिमांड निकालनी है तो मुझे इन दोनों हाउस होल्ड की डिमांड को ऐड करना पड़ेगा। जैसे पहले जो मार्केट डिमांड आई है मेरी 1 + 2 जो कि 3 है, फिर सेकेंड में आई है मेरी वैसी 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व भी मेरे दो टाइप के आते हैं। सबसे पहला डिमांड कर्व है मेरा इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकंड है मेरा मार्केट डिमांड कर्व। एंड डिमांड कर्व को समझने से पहले हमें ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि जो डिमांड है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है प्राइस के। अगर मेरी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी एंड अगर मेरी प्राइस कम होगी तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। अब पहला मेरा टाइप का डिमांड कर्व है वो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व रेफर्स टू अ डिमांड कर्व और इट शोज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। किसी भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब जैसे कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं जो मेरा एक्स एक्सिस है वो है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड जो कि यूनिट्स में दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 एंड जो मेरा वाई एक्सिस है वो दे रखा है मेरा प्राइस वो कि रुपीज में जो कि 1, 2, 3, 4, 5 से ही बढ़ रहा है। तो अगर मैं अपने प्रीवियस डिमांड शेड्यूल के हिसाब से देखूं तो मेरी पहले पोजीशन पे प्राइस थी 5 एंड मेरी जो डिमांड थी वो थी 1 पे। फिर वैसे ही मेरी प्राइस आई 4 और डिमांड हुई 2। फिर वैसे ही मेरी प्राइस आई 3, डिमांड हो गई 3। फिर मेरी प्राइस आई 2 और डिमांड हो गई मेरी 4 एंड लास्ट में मेरी प्राइस आई 1 तो मेरी डिमांड मैंने करी 5 यूनिट्स तक। अब सेकेंड आता है हमारा जो डिमांड कर्व है वो है मार्केट डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व रेफर्स टू अ डिमांड कर्व विच शोज और इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब जैसे हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं इजीली, इस ग्राफ में इजीली देख पा रहे हैं कि जो मेरी अब एक्स एक्सिस है वो भी मेरी दोबारा से क्वांटिटी डिमांडेड है जो कि मैं जहां पे मेरे यूनिट्स लिखे गए हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12 एंड जो मेरा प्राइस है वो 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से ही बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि जो पहला मेरा हाउस होल्ड था डी ए उसकी भी मैंने प्लॉटिंग कर रखी है, फिर मेरी डी बी की भी मैंने प्लॉटिंग कर रखी है एंड जो मार्केट डिमांड आई है वो मेरी आई है डी एम, दोनों के एडिशन पे। अब पिछले डायग्राम को देखिए कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर ये डिमांड कर्व जो है, जो मार्केट डिमांड कर्व है वो इतनी फ्लैट क्यों है, उसका जो शेप है वो अलग क्यों है इससे। तो इसके पीछे भी एक रीजन होता है कि मार्केट डिमांड कर्व हमेशा मेरी ज्यादा फ्लैटर होती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब वो क्यों होता है? क्योंकि जब प्राइस मेरी चेंज होती है तो जो प्रोपोर्शन है मेरा चेंज इन मार्केट डिमांड का वो ज्यादा होता है मेरा प्रोपोर्शन चेंज या प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। इसी की वजह से जो मेरा डिमांड तो मार्केट डिमांड कर्व है वो मेरा ज्यादा फ्लैटर होता है। अब नेक्स्ट जो इसमें ही टॉपिक आता है हमारा वो है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप ऑफ कर्व कैन बी डिफाइंड एज
चेंज इन अ वेरिएबल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल ऑफ वाई। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो होता है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो स्लोप ऑफ कर्व का हमारा फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन कमोडिटी, या फिर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। अब डिमांड कर्व के स्लोप को लेकर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे। सबसे पहला है कि जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है हमारा प्राइस एंड डिमांड के बीच में। एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा वो है जो डिमांड कर्व है वो मेजर करता है फ्लैटनेस या फिर स्टीपनेस ऑफ द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी डिमांड की कितनी वो फ्लैट होगी या कितनी स्टीप होगी उसको डिमांड कर्व शो करता है। तो इसीलिए हम हमेशा एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी को ही हम यहाँ पे मेजर करते हैं। अब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को हम समझते हैं एक एग्जांपल लेके। जैसे कि अब हम ये डायग्राम देखते हैं एंड डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि when price falls from ₹8 to ₹4 then the quantity demanded increases from 2 unit to 4 unit। अब इस केस में हमें बताना है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है। तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है मेरा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, जो कि हमारा 4 - 8 अपॉन 4 - 2 जो कि चेंज हुआ। फिर हमने उसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया मेरा -2। तो यहाँ पे हमारा जो स्लोप आ रहा है डिमांड कर्व का वो आ रहा है 2। तो अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 3 था माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड, उसका पार्ट ए खत्म, उसका पार्ट 1 खत्म होता है। अब जो पार्ट बी है, जो चैप्टर को हम फर्दर आगे पढ़ेंगे उसको हम पार्ट बी में पढ़ेंगे। एंड वीडियो खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग एंड स्टे एट होम। एंड रिमेंबर, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.